गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले पार्ट में सर्कुलर मोशन चैप्टर कंप्लीट किए थे। सर्कुलर मोशन चैप्टर के आप न्यूमेरिकल लगा लें और यदि न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत होती है तो आप ज़रूर पूछिए, हम उसका वीडियो बनाकर या जैसे भी होगा, आप चाहिए तो हमको क्वेश्चन आप भेज दीजिए, हम आपके ग्रुप व्हाट्सएप पर ही क्वेश्चन सॉल्व कर भेज देंगे। जो थोड़ा टफ क्वेश्चन होंगे उनको वीडियो में भेज देंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबसे पहले समझिए फ्रिक्शन होता क्या है। यदि कोई भी दो सॉलिड सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और उन दोनों सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन कराया जाए या रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश की जाए, तो ज्यों ही हम दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन कराते हैं या कराने की कोशिश करते हैं तो उन सरफेसेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है जो सरफेसेस के रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, अपोज करता है। इसी अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फर्श है या टेबल है और इस टेबल पर हमने एक ब्लॉक रख दिया। अब फर्श तो रेस्ट में है, ऑलरेडी ये परमानेंट रेस्ट में है। तो अब यदि हम इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और लगाकर चाहें कि ये मोशन करे, तो चाहे मोशन करे या ना करे, यदि हमने फोर्स लगा दिया है बाहर से, हम मोशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच, ब्लॉक और टेबल के बीच एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। और ये अपोजिंग फोर्स दोनों सरफेसेस के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इसी अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन या अपोजिंग फोर्स कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि दो सॉलिड सरफेसेस, हाँ एक चीज और, लिक्विड और गैस में भी ये घटना होती है, लेकिन लिक्विड और गैस के सरफेसेस के बीच जो अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन नहीं कहते हैं। क्योंकि सॉलिड सरफेस के बीच जो अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है और लिक्विड और गैस सरफेस के बीच जो अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस की वजह से लिक्विड और गैस के दो सरफेस के बीच के अपोजिंग फोर्स को विस्कस फोर्स नाम रख दिया गया और सॉलिड के दो सरफेस के बीच के अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन नाम रख दिया गया। तो इसलिए इस चैप्टर में जो बेसिकली हम पढ़ा रहे हैं वो सॉलिड सरफेसेस के बीच लगने वाला अपोजिंग फोर्स पढ़ाई जाएगी। लिक्विड और गैस के दो सरफेस के बीच लगने वाला अपोजिंग फोर्स जो विस्कस है, ये अलग विस्कस फोर्स चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो एक बार फ्रिक्शन का डेफिनेशन फिर सुन लीजिए। यदि दो सॉलिड सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर यदि दोनों सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन कराया जाए या कराने की कोशिश की जाए, तो दोनों सरफेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है जो सरफेसेस के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इसी अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब इसमें कुछ थियोरेटिकल बातें, अब आप हेडिंग डाल दें तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये फिगर बना लेना। अब लिखिए नेचर या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन, नेचर या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला, फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यह एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। यदि आप सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन कराने के लिए अपना फोर्स आप बढ़ाते घटाते हैं तो सरफेसेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन भी बढ़ने घटने लगता है, एडजस्ट करता है आपके एक्सटर्नल फोर्स के साथ। इसीलिए फ्रिक्शन की पहली प्रॉपर्टी है कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यदि हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दें या कम कर दें तो फ्रिक्शन भी उसी हिसाब से एडजस्ट करके
ज़्यादा या कम होने लगता है, इसीलिए फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। दूसरा, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, यह एक आवश्यक बुराई है। फ्रिक्शन एक बुराई है, एक कमी है, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत आवश्यक भी है। इसीलिए सेकंड प्रॉपर्टी कहा जाता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, यह आवश्यक बुराई है। तीसरा, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ सरफेसेस, यानी दोनों सॉलिड बॉडी के जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उन सरफेस की एरिया पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। चौथा, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, फोर्स दो तरह के होते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। वे फोर्स जो पाथ के नेचर पर डिपेंड करते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव, जो पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करते वो कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शन पाथ के नेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। पांचवा, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ बॉडी, ये बॉडी के वेट पर डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन इज डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन ऑन बॉडी। जैसे आप जानते हो, कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी गई हो तो बॉडी सरफेस को दबाती है। मान लीजिए बॉडी सरफेस को दबा रही है, जितना इसका वेट है उतने फोर्स से, तो सरफेस भी बॉडी पर एक रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से फ्रिक्शन से रिलेटेड यदि आपसे कुछ प्रॉपर्टी या फ्रिक्शन का नेचर पूछा जाए तो आप यही 2 4 6 नेचर इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, ये फ्रिक्शन के नेचर हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन का फायदा क्या क्या है। फ्रिक्शन के कारण ही हम किसी सरफेस पे चल पाते हैं। यदि हमारे पैर और अर्थ के बीच फ्रिक्शन नहीं लगता तो हम अर्थ पे मोशन नहीं कर पाते, अर्थ पे चल नहीं पाते। यानी फ्रिक्शन के कारण ही हम किसी सरफेस पे चल लेते हैं। यह फ्रिक्शन का सबसे बड़ा और पहला फायदा है। दूसरा, फ्रिक्शन के कारण ही गाड़ियों में ब्रेक लगते हैं। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो किसी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा सकते आप। तो फ्रिक्शन के ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन अप्लाई फोर्सेस। और तीसरा, फ्रिक्शन के कारण ही माचिस की तीली जल जाती है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो माचिस की तीली नहीं जलती। ठीक। चौथा, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन राइट, फ्रिक्शन के कारण ही हम पेपर पर, कॉपी पर लिख पाते हैं या किसी सरफेस पर लिख पाते हैं। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो हम किसी सरफेस पे लिख नहीं पाते। तो ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन राइट, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन अप्लाई फोर्सेस। और फ्रिक्शन के कारण ही माचिस की तीलियां जलती हैं। फ्रिक्शन के कारण ही रस्सियों में हम गांठें लगा पाते हैं। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो रस्सियों में गांठ नहीं लगती। फ्रिक्शन के कारण ही मशीनें वर्क करती हैं, फ्रिक्शन ना हो तो मशीनें वर्क भी नहीं कर सकती। तो इस तरह से बहुत सारे डेली लाइफ में एडवांटेज हैं जो फ्रिक्शन के कारण ही होते हैं। तो यह एडवांटेज लिख दीजिएगा। फिर फ्रिक्शन की कमी, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन की कमियां क्या है। जैसे देखिए, फ्रिक्शन के कारण मशीनों की बहुत सारी एनर्जी अनावश्यक रूप से वेस्ट हो जाती है, ये फ्रिक्शन की कमी है। फ्रिक्शन के कारण ही साइकिलों के टायर घिस जाते हैं, जिसको रियर एंड टियर कहते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं। फ्रिक्शन के कारण मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण मशीनों की इफिशियंसी कम हो जाती है। तो इस तरह से फ्रिक्शन से डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे नुकसान भी हैं और फ्रिक्शन से डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे फायदे भी हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, यानी यह एक आवश्यक बुराई है, यानी ये हमारे लिए आवश्यक भी है और इसमें बुराई भी है। अगली हेडिंग लिख लीजिए,
मेथड्स टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, मेथड्स टू मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन, यानी आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन को आप कैसे कम कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन को कम करने का सबसे पहला उपाय तो यही है कि बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। यदि मान लीजिए कोई मशीन वर्क कर रही है और हम उसमें लुब्रिकेंट डाल देते हैं, मोबिल डाल देते हैं, या आप जानते हो आप साइकिल चलाते हो, चेन वगैरह में मोबिल वगैरह डाल देते हैं, ताले यदि नहीं खुल रहे हैं तो उसमें भी आयल्स वगैरह डाल देते हैं, तो उससे फ्रिक्शन घट जाता है। तो फ्रिक्शन को कम करने का सबसे पहला उपाय है कि बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। दूसरा, बाय यूजिंग टेल्कम पाउडर। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो या ताश कोई खेल रहा हो, तो कैरम बोर्ड की गोटी यदि सरक नहीं रही है तो वहाँ पे आप देखते हो कि टेल्कम पाउडर छिड़क देते हैं, इससे कैरम बोर्ड की गोटी आसानी से सरकती है। तो बाय टेल्कम पाउडर से भी हम फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, बाय यूजिंग टेल्कम पाउडर्स, बाय पॉलिशिंग। आप किसी सरफेस को पॉलिश्ड कर दीजिए। जैसे आपके यहाँ फर्नीचर का सामान बनता है तो बहुत खुरदुरा रहता है, लेकिन यदि पॉलिश कर दी जाती है तो सरफेस स्मूथ हो जाता है, यानी फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो बाय पॉलिशिंग भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बाय यूजिंग व्हील, आप पहिया व्हील लगाकर भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जैसे आपके घर में डाइनिंग टेबल है, या मान लीजिए टीवी स्टैंड है, या आपके घर में कूलर स्टैंड है, तो उसको वैसे सरकाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें पहिया लगा देने पर एक ही हाथ से खींचिए सरक जाता है, क्योंकि बाय यूजिंग व्हील यूज कर देने से फ्रिक्शन 100 गुना कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह फ्रिक्शन को कम करने के बहुत सारे उपाय हैं। तो अभी आपको मैंने बताया फ्रिक्शन क्या है, डेफिनेशन फिगर बताया, फिर फ्रिक्शन के नेचर आपको बताए, फिर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फायदे क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और फ्रिक्शन को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक्सप्लेन दैट फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, यानी इसको प्रूफ कीजिए कि फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है। तो आप फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके कि हमारे डेली लाइफ के लिए यह कितना आवश्यक भी है, फायदेमंद भी है, बिना इसके हमारा जीवन नहीं चल सकता। और ये भी आप पढ़े हैं कि फ्रिक्शन से हमारे नुकसान क्या क्या है। तो इन दोनों को समराइज करके अपने लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हो कि फ्रिक्शन हमारे जीवन में एक आवश्यक बुराई की तरह है। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 3 टाइप की बेसिकली होती है। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन। इन तीनों का हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखना है, कुछ एग्जांपल्स फिगर वगैरह चाहिए बना लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता दें कि 2 रेस्ट सरफेसेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। मान लीजिए सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, तो पत्थर भी रेस्ट में है, सड़क भी रेस्ट में है। अब आप पत्थर पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन पत्थर खिसक नहीं रहा है, लेकिन फोर्स लगा के आप रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो हमने बताया था अभी कि जो किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर आप रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश करोगे तो दोनों सरफेसेस के बीच एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा जो आपके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो 2 रेस्ट सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, इस पर बड़ी सी एक बॉडी रखी गई है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी इस बॉडी में कोई मोशन नहीं है, तो यानी ये भी सरफेस रेस्ट में है, ये भी सरफेस रेस्ट में है, फिर भी चूंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाए हो, रिलेटिव मोशन करा रहे हो, इसलिए फ्रिक्शन तो होगा ही। इसी फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यदि कोई सरफेस किसी सरफेस पर सरक रहा हो, जैसे मान लीजिए यह एक इंक्लाइंड सरफेस है,
इस पर एक बॉडी रख दी, वो नीचे की तरफ सरक रही है, ये मोशन कर रही है, तो ये वाली बॉडी इस सरफेस पर स्लाइड कर रही है, सरक रही है, इसलिए इनके बीच जो फ्रिक्शन होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। रोलिंग फ्रिक्शन, यदि मान लीजिए एक सरफेस है, इस पर कोई पहिया ऐसे रोल कर रहा है, रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इनके बीच जो फ्रिक्शन होगा वो रोलिंग होगा। या आप बियरिंग्स देखते हो, जिसको बोलचाल में बेयरिंग बोलते हो, ये बियरिंग्स मान लीजिए ये इधर की तरफ चल रहा है, ये इधर की तरफ चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर रोल कर रहे हैं, इस तरह इनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और भी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल स्टैटिक फ्रिक्शन के, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के और रोलिंग फ्रिक्शन के हैं। जैसे हैंडपंप चलाते हो पानी वाला, तो हैंडपंप का जो वाशर होता है वॉल पे रगड़ते हुए ऊपर नीचे आता है, वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक, आप जमीन पे चल रहे हो तो आपके पैर और धरती के बीच लगने वाला भी फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। आप कोई चीज खींच रहे हो किसी सरफेस पर, वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो इस तरह स्लाइडिंग, रोलिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए क्या है ये। मान लीजिए एक सरफेस है और इस पर कोई बॉडी रख दी गई, तो बॉडी का वेट नीचे की तरफ काम करेगा और सरफेस का रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। हमने आपको भी बताया है, आप लोअर क्लास में जानते भी हो, कि जब हम किसी सरफेस पे खड़े होते हैं तो हम सरफेस को दबाते हैं। जैसे इस समय मैं फर्श पे खड़ा हूं, हम फर्श को दबा रहे हैं, हम एक्शन कर रहे हैं, और जब फर्श को हम दबाते हैं तो फर्श भी हमारे ऊपर एक रिएक्शन लगाती है। तो उसी तरह से यदि ये ब्लॉक सरफेस पर रखा है तो ब्लॉक सरफेस को दबा रहा है mg वेट से, और सरफेस ब्लॉक पर रिएक्शन R लगा रहा है। अब यदि इस सरफेस पर हमने छोटा सा एक फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल, तो ज्यों ही हम फोर्स लगाएंगे त्यों सरफेसेस के बीच एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया और थोड़े से फोर्स लगाने के कारण बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इस समय जब फोर्स आपने लगाया छोटा सा और कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इस समय जो फ्रिक्शन इन सरफेसेस के बीच है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अपना जो फोर्स हमने लगाया है उस फोर्स को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। थोड़ा सा फोर्स हम बढ़ा दिए। जब थोड़ा सा फोर्स हम बढ़ा दिए तो हमने बताया कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जो जो हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए हमने थोड़ा सा अपना फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन भी बढ़ गया, लेकिन अब भी बॉडी में कोई मोशन नहीं है, इसलिए अब भी ये फ्रिक्शन स्टैटिक ही है। फिर हमने अपना थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाया, थोड़ा सा फोर्स हमने और बढ़ा दिया। अब भी हमने देखा कि फोर्स बढ़ाने पर बॉडी में मोशन नहीं है। मोशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो जो हम फोर्स बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन भी उसी तरह बढ़कर फिर बार बार हमारे फोर्स के इक्वल हो जा रहा है, इसलिए बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो जो जो आप अपना फोर्स बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा और बार बार फ्रिक्शन बढ़ के आपके फोर्स के इक्वल हो जाता है, इसलिए बॉडी में कोई मोशन नहीं होता। और चूंकि यहाँ तीनों कंडीशन में मोशन नहीं है, इसलिए तीनों कंडीशन के फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए हमने अपना फोर्स और बढ़ा दिया, अब फ्रिक्शन और बढ़ गया और फिर बॉडी में कोई मोशन नहीं है। ठीक, तो ये भी स्टैटिक ही है। तो हमने अभी बताया कि जो जो आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं फ्रिक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन बना हुआ है। लेकिन एक चीज देते हैं कि जो जो हम अपना फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ता तो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। तो मान लीजिए हम अपना फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शन बढ़ता गया, अब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ चुका है,
अब इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। अब हम अपना फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ा दें, बॉडी मोशन करने लगेगी, यानी फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ चुका है। लेकिन अभी चूंकि बॉडी रेस्ट में है तो ये स्टैटिक ही फ्रिक्शन हुआ, तो लेकिन अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ चुका है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, इसे एफएल से डिनोट करते हैं। और जब दो सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन लिमिटिंग के इक्वल हो जाता है तो बॉडी इस कंडीशन में आती है कि वो जस्ट मूव करने वाली है, बस अपना फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो बॉडी मोशन करने लगेगी। तो मान लीजिए हमने अपना फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब जब अपना फोर्स हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो बॉडी मोशन करने लगी। तो जब बॉडी मोशन करने लगी तो उस समय दोनों सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो दो रेस्ट सरफेसेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन, और मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच मूविंग सरफेसेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। यहां दो बात याद रखना, पहला कि जब दो बॉडी के बीच का फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर हो तो समझ लेना का बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, बस थोड़ा सा अपना फोर्स बढ़ा दीजिए, मोशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। और दूसरी बात आपको याद करनी है कि जब बॉडी मोशन करने लगी तो उसमें फ्रिक्शन काइनेटिक होता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए यहां पर फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर है, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर बढ़ चुका, इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो हम फोर्स बढ़ा के मोशन शुरू कराते हैं ना, ये फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। मतलब यहां फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ चुका था, लेकिन अब ज्यों ही बॉडी मोशन करने लगी, हमने थोड़ा फोर्स बढ़ाकर बॉडी को मोशन करा दिया, ज्यों ही बॉडी मोशन करने लगी ये फ्रिक्शन थोड़ा घट जाता है, और जब घट के उसी पर कांस्टेंट हो जाता है और बॉडी मोशन करती रहती है, और मोशन करते समय बॉडी के सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं और एफके से डिनोट करते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, आपने अभी देखा कि हमने जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें आपको हमने बताया है कि आप थोड़ा सा फोर्स किसी बॉडी पे लगाइए, बॉडी में मोशन नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन आपके फोर्स के अपोजिट और इक्वल हो गया। धीरे धीरे हम अपना फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है और एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ता है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद फोर्स बढ़ाइए तो फ्रिक्शन थोड़ा घट के मेंटेन हो जाता है, उसी को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी दो सरफेसेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन हमारे फोर्स पर डिपेंड करता है, हमारे फोर्स के साथ चेंज होता है। तो आपसे कहा जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच कर्व ड्रा कीजिए, कर्व बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच यदि आपको कर्व ड्रा करना है तो मान लीजिए इस एक्सिस पर हमने फ्रिक्शन ले लिया और इस एक्सिस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स ले लिया। अब मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 होगा, कर्व यहां चलेगा। और अभी हमने जो फिगर बढ़ाया है इसके पहले तो हमने बताया था जो जो फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा और फिर से एक लिमिटिंग तक बढ़ेगा, उसके बाद अपना फोर्स बढ़ाइए तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होकर उसी पर मेंटेन हो जाएगा। तो कर्व का जो ओए पार्ट है ये स्टैटिक फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट ए लिमिटिंग फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है, और बी से सी तक कर्व का पार्ट काइनेटिक फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि फोर्स बढ़ाते गए फ्रिक्शन बढ़ता गया, अपने मैक्सिमम वैल्यू तक लिमिटिंग वैल्यू तक बढ़ा, उसके बाद जब अपना फोर्स हम बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन थोड़ा कम होके फिर उसी पर मेंटेन हो जाता है और इस तरह ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक, अब आज के पार्ट वीडियो में इतना ही, बाकी इसका पार्ट हम अगले वीडियो में बताएं, अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।